अरे अंजलि, अपने बेटे को संभाल नहीं सकती? देख तो, मेरे मेकअप की सारी चीजें खराब कर दी हैं। माँ की तरह बेटी भी फसाद मचाने वाली है। अरे तो क्या हुआ, बच्ची ही तो है, एक लिपस्टिक क्या खराब हो गई, इतना शोर मचा दिया। ये एक लिपस्टिक पता भी है कितनी महंगी है? मेरे ब्रांडेड लिपस्टिक थी ये। तेरी बेटी तो पूरी फितना है, फितना। अनन्या, साफ बात यह है कि तुम मुझसे और मेरी बेटी से जलती है। तेरी खुद की औलाद नहीं ना, इसीलिए जलन में मेरी बच्ची के पीछे पड़ी रहती है, बे औलाद कहेगी। हाँ। अनन्या ताना सुनकर रोते हुए कहने लगती है, अंजलि तूने आज फिर मुझे बे औलादी का ताना दे दिया ना। इतना कहकर अनन्या रोते हुए कमरे में चली जाती है। शाम को सूरज जब काम से आता है तो अनन्या रूम में बैठी रो रही होती है। अरे ये क्या, हमारी पत्नी रो रही है, क्या हुआ अनन्या? सूरज, मुझे नहीं पता, मैं अब इस घर में नहीं रहूंगी। आज फिर अंजलि ने मुझे बे औलादी का ताना दिया। ये बात सुनकर सूरज गुस्से में आ जाता है। क्या भाभी ने ऐसा कहा? मैं अभी पूछता हूँ भैया से। इतना कहकर सूरज लाउंज में आकर आवाजें लगाने लगता है। भैया, अर्जुन भैया। दूसरी तरफ अंजलि भी अपने पति अर्जुन को अनन्या की शिकायत लगा चुकी होती है। अर्जुन सूरज की आवाज सुनकर कमरे से बाहर आता है। भैया, आप भाभी को समझाते क्यों नहीं? समझने की जरूरत मेरी बीवी को नहीं, तुम्हारी बीवी को है। देखो भैया, भाभी से कहो आइंदा मेरी बीवी को बे औलादी का ताना ना दे, वरना वरना क्या? हाँ, अरे मेरी फूल सी बेटी मुना को इस बुरी तरह डांट दिया। अपनी बीवी से कहो अगर आइंदा मेरी मुना को एक लफ्ज भी कहा तो। दोनों भाइयों को यूं लड़ता देख माँ जी आ जाती है। अरे बस करो तुम दोनों, कुछ अपनी माँ का ही ख्याल करो, बंद करो ये झगड़ा, जाओ अपने अपने कमरे में जाओ। दोनों भाई भाभी एक दूसरे से मुंह फेरकर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। घर के सभी लोग अपनी माँ से बहुत डरते थे और उनका ख्याल भी रखते थे, इसीलिए माँ के सामने नहीं लड़ते थे, लेकिन आपस में जलन रखते थे। अनन्या अमीर घर से थी, इसीलिए अंजलि उससे जलती थी, जबकि अंजलि की औलाद थी और अनन्या बे औलाद। इसी कारण अनन्या अंजलि से जलती थी। इसी कारण ये दोनों आए दिन घर को मैदाने जंग बनाए रखती। लगता है तुम्हारे दिमाग में भूसा भरा हुआ है। मैंने कहा ना, आज कपड़े धोने की बारी मेरी है। भूल मत अंजलि, ये वॉशिंग मशीन दहेज में मैं लेकर आई हूँ, इसीलिए इसमें कपड़े भी मैं ही धोऊंगी। मैं भी देखती हूँ कि मेरे होते हुए तू कैसे कपड़े धोती है। आज वॉशिंग मशीन में कपड़े कौन धोएगा, ये लेकर देवरानी अनन्या और जेठानी अंजलि में लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों वॉशिंग मशीन को पकड़कर अपनी अपनी तरफ खींचने लगती हैं कि तभी उनकी सास इधर आ जाती है। ये क्या हो रहा है तुम दोनों के बीच? कुछ नहीं माँ जी, वो वॉशिंग मशीन के नीचे काफी कचरा जमा हो गया है ना, तो वही साफ कर रहे थे। कचरा बाद में साफ कर लेना, पहले मेरी ये साड़ियाँ धो दो। मालिनी अपने ढेर सारी साड़ियाँ अनन्या और अंजलि को देकर चली जाती है, जिसके बाद ना ही अनन्या और ना ही अंजलि अपने कपड़े धो पाती है, बल्कि अब दोनों जेठानी देवरानी को अपने सास की साड़ियाँ धोनी पड़ती हैं। इस साल की गर्मी ने तो जान ही निकाल के रखती है। अनन्या ऐसे चालू करती है और सोफे पर लेटकर मजे से फोन चला रही होती है और साथ में ठंडा ठंडा जूस पीने लगती है। तभी वहाँ अंजलि आ जाती है। अरे ओ कोई नस्बत, ये सोफा तेरे अकेले के लेटने के लिए नहीं है, बल्कि हम सबके बैठने के लिए है। चल हट यहाँ से। पहले यहाँ मैं आई थी, और वैसे भी ये सोफा और एसी मैं अपने दहेज में लाई हूँ, इसीलिए एसी की हवा भी मैं ही लूंगी। मैं भी देखती हूँ तू कैसे एसी में आराम करती है। फिर से दोनों देवरानी जेठानी की आवाज सुनकर मालिनी वहाँ आती है। ये क्या हो रहा है तुम दोनों में? किस बात को लेकर बहस हो रही है? एक काम करो, मेरे लिए चाय बना कर लाओ, मैं अब थोड़ी देर एसी में आराम करूंगी। एक बार फिर दोनों की लड़ाई में इनकी सास बाजी मार लेती है और आराम से एसी की हवा में बैठकर आराम करती है। ये दोनों ससुराल में हमेशा लड़ती, लेकिन अपने सास के आगे भीगी बिल्ली बन जाती। फिर अगले दिन अनन्या अपने कमरे में बैठी सोच रही होती है। हर समय ये अंजलि की मनहूस सूरत देखने को मिलती है, मालूम नहीं कब जान छोड़ेगी मेरी। एक काम करती हूँ, कुछ दिनों के लिए मायके चली जाती हूँ, कम से कम कुछ दिन के लिए तो इस अंजलि से दूर होंगी। दूसरी ओर
अंजलि अपने रूम में बैठी मन ही मन में सोचती है, मैं तो थक चुकी हूँ रोज इस अनन्या डाइन की शक्ल देख देख कर। हाँ, घमंडी, बाप के चंद बिजनेस ऑफिस क्या हो गए, खुद को मलका अलसबत समझती है। ऐसा करती हूँ कि मैं अपने मायके चली जाती हूँ, अब तो मायके जाके ही सुकून मिलेगा। माँ जी भी इनके रोज रोज के झगड़ों से तंग आ गई थी। भले ये दोनों माँ जी के सामने नहीं लड़ती, लेकिन माँ को इनकी जलन का खूब पता था और माँ जी ने ठान ली थी कि इन दोनों को इनकी गलती का एहसास दिलाकर रहेगी। फिर अगले दिन दोनों देवरानी जेठानी मायके जाने का प्लान बनाती है और अपना अपना सामान पैक करके बाहर आती है। तभी मालिनी देख लेती है। कहाँ जा रही है तुम दोनों की सवारी? इसका तो पता नहीं माँ जी, लेकिन मैं तो मायके जा रही हूँ। और तू अंजलि बहू? मैं भी मायके जा रही हूँ। कितना वक्त हो गया है सबसे मिले हुए। अरे तुम दोनों का मायका कौन सा बॉर्डर पार है, यही घर के उस पार तो है। अगर तुम दोनों चली जाओगी तो घर को कौन संभालेगा? फिक्र न करे माँ जी, अगर कुछ भी चाहिए हो तो आप बस मुझे फोन करके बुला लीजिएगा, मैं फौरन आ जाऊंगी। नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम दोनों एक साथ नहीं जा सकती। मैं इस बड़े से घर को कैसे संभाल पाऊंगी? माँ जी आप इसे रोक लेना, वैसे भी घर का सारा काम तो मैं करती हूँ, मुझे रेस्ट की जरूरत है। अनन्या तू कब घर संभालती है? हाँ, घर तो सारा मैंने संभाल रखा है। माँ जी मैं जाऊंगी। अरे बस करो तुम दोनों को लगता है ना कि तुम दोनों अकेले घर को संभाल लेती हो, तो ठीक है। अब एक हफ्ता अनन्या बहू घर को संभालेगी और अगले हफ्ते अंजलि बहू, तभी तुम लोगों को आटे दाल का भाव पता लगेगा। अंजलि अपना सामान और मोना को लेकर मायके चली जाती है। वहीं अनन्या अब एक हफ्ते अपने ससुराल में अकेली रहती है। अनन्या अकेले ससुराल में रहने का सोचकर बहुत खुश होती है, लेकिन अब कैसे अनन्या की बैंड बजने वाली थी ये तो मालिनी को ही पता था। अनन्या तूने अभी तक काम शुरू नहीं किया? पहले तूने कपड़े धोने हैं, फिर हांडी बनानी है, फिर झाड़ू भी लगाना है। अरे कब करेगी तू ये सारे काम? अनन्या जल्दी जल्दी सारे कपड़े धोती है और फिर खाना बनाने लग जाती है। हाय, इस गर्मी की तो मुझे आदत ही नहीं। गर्मी भी ऐसी वैसी, उफ, गर्मी ने तो दिमाग खराब करके रख दिया है। पहले तो अंजलि खाना बना लेती थी और मैं घर का काम कर लेती थी, लेकिन अब तो मुझे ही सब कुछ करना पड़ रहा है। इतना सारा काम करते हुए अब अनन्या को अंजलि की याद सताने लगती है। मेरी कमर, लगता है आज तो झाड़ू लगाने से पहले ही मैं ऊपर चली जाऊंगी। मैंने तो झूठ कहा था कि मैं अकेले ही सारा घर संभालूंगी, लेकिन ये तो मेरे लिए अगले जन्म में भी मुमकिन नहीं होगा। अनन्या बहुत मुश्किल से एक हफ्ता गुजार पाती है और फिर अंजलि की बारी आ जाती है। अंजलि तू तो झाड़ू लगाकर ऐसे बैठ गई जैसे अब कोई काम ही नहीं है। बाजार से सब्जी राशन कौन लेकर आएगा? लेकिन माँ जी ये सब तो अनन्या के काम है ना। भूल मत अंजलि बहू, अब एक हफ्ते के लिए तू संभाल रही है घर को, तो अनन्या के काम भी तुझे ही करने होंगे। अंजलि गर्मी से बेहाल होकर पैदल बाजार जाते हुए सोचती है, अरे अनन्या की वजह से उसकी दहेज की गाड़ी इस्तेमाल कर लेती थी, बाजार जाने का पता ही नहीं चलता था, और अब इस चिलचिलाती गर्मी में पैदल चलते हुए लग रहा है जैसे बाजार अमेरिका पहुंच गया हो। फिर बड़ी मुश्किल से अंजलि बाजार से सब्जी लाकर ऐसे में बैठती है कि तभी मालिनी आ जाती है। अरे बहू बैठ क्यों गई, जल्दी से रात के खाने की तैयारी कर और फिर मेरे पैर दबा देना। इतने बहुत सारे काम करने पर अब अंजलि को भी अपने कहे हुए शब्दों पर पछतावा हो रहा था। घर के इतने कामों में उलझकर अंजलि अपनी बेटी मोना की देखभाल भी नहीं कर पाती और मोना किचन में अपने लिए दूध लेने जाती है तो गर्म दूध अपने पैर पर गिरा बैठती है। मम्मी मेरा पैर, मम्मी, हाय मेरी बच्ची। अंजलि फौरन मोना को अस्पताल लेकर जाती है। वहीं अस्पताल में अनन्या और सूरज भी मौजूद होते हैं, क्योंकि अभी अभी अनन्या को डॉक्टर ने उसे माँ बनने की खुशखबरी दी थी। अनन्या जब मोना का जला पैर देखती है तो परेशान हो जाती है। मोना की मरहम पट्टी करवाकर अनन्या भी साथ ही अपने ससुराल आ जाती है। घर के इतने काम अकेले करने के कारण दोनों को अपने अपनी गलती का पहले ही एहसास हो चुका होता है।
जिसके बाद दोनों अंजलि और अनन्या एक दूसरे से और अपनी सास से माफी मांगती हैं। तुम दोनों को अपनी गलती का एहसास हुआ बहुओं, ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। तुम दोनों तो इस घर की बहू हो और बहू का तो फर्ज होता है कि घर को गुलशन बना दे। अनन्या, तुम भी मुझे माफ कर दो। मैं घर की बड़ी बहू हूँ, मुझे चाहिए था कि मैं नहीं लड़ती और तुम्हें समझाती, लेकिन मैं भी तुम्हारे साथ लड़ाइयों पे उतर आई। नहीं भाभी, मैं छोटी हूँ, मुझे आपका बड़ा होने का ख्याल करके चुप रहना चाहिए था। तुम दोनों का यूं प्यार देखकर मन बहुत खुश हो रहा है बहुओं। माँ जी, आपकी खुशी को दोबारा करने के लिए बताता चलूं कि अनन्या भी अब माँ बनने वाली है और आप दादी। क्या सच्ची? फिर अंजलि खुशी से अनन्या को गले लगा लेती है। अंजलि और सास ये खुशखबरी सुनकर बहुत खुश हो जाती है, जिसके बाद दोनों के बीच की लड़ाई हमेशा के लिए खत्म हो जाती है और अब दोनों देवरानी जेठानी बहनों की तरह प्यार से हंसी खुशी रहने लग जाती हैं।